हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि अगर एक बॉल किसी हाइट से गिराया जाए और वो अर्थ के साथ मतलब ग्राउंड के साथ अगर पार्शियली इलास्टिक कोलिजन करे, है ना, जिसमें ई की वैल्यू आपको गिवन रहे, ठीक है, तो बेटा उसके रिबाउंडिंग में जो डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे उसको उसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ई की वैल्यू क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 0 होगा या तो इसके इंटरमीडिएट होंगे। ठीक है, तो अगर ई 1 था तो हमने उसको परफेक्टली इलास्टिक बोला था, और अगर ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में था तो हमने उसे पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक बोला था, और अगर ई की वैल्यू 0 है तो हमने इसको पार्शियली परफेक्टली इन इलास्टिक बोला था। ठीक है, तो इसके जो पहले के दो पोर्शन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड पोर्शन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या होता है बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में? इसमें बॉडी जो है आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन सेपरेट होकर के नहीं चलती, बल्कि क्या हो जाती है, आपस में चिपक जाती है, यानी दोनों कॉमन वेलोसिटी के साथ चलती है। ठीक है, दोनों क्या होती है, कॉमन वेलोसिटी के साथ चलती है। ऐसे कोलिजन को हम लोग क्या कहेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। इफ द टू बॉडी after collision stick together and moves with common velocity, then it is called perfectly inelastic collision. This is called perfectly inelastic collision. Understood? ठीक है, तो चलो ये रही बात परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की। इसकी और अगर इंपॉर्टेंट बातें करोगे तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें आपको पता है इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हुआ करता था, तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। दूसरा चीज क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि दोनों आपस में स्टक हो जाता है, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, तो जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, सेपरेट होगा ही नहीं, वो तो चिपक गया है ना, बाद में क्या हो गया, चिपक गया, तो वो सेपरेट ही नहीं होगा, तो उसका जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो 0 रहेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और ई की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटे, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए जानने के लिए। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं, एक है ना, इसको प्रूफ करते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है। तो बेटे मान लो अगेन हमने दो बॉडी ले ली, ये देखो इसका मान लो U1 है, मास इसका M1 है, इसका मास M2 है और U2 है। ठीक है, U1 U2 से बड़ा था, तो ये आकर के इसको क्या करेगा बेटा, हिट करेगा, और हिट करने के बाद है ना यहाँ पर टक्कर हुआ, और टक्कर होने के बाद ये क्या हो गए, आपस में चिपक गए, और दोनों कॉमन वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ने लगा। मान लो वो कॉमन वेलोसिटी क्या है, v है। ठीक है, वो कॉमन वेलोसिटी क्या है, v है। तो बेटे यहाँ पर हाँ, कोई भी कोलिजन हो, मैंने क्या बोला था, फर्क बस किसका रहता है, काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन का फर्क रहता है, बाकी जो दो प्रकार के कंजर्वेशन है वो सभी में लगते हैं। कौन से दो प्रकार के कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन और टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन, तो वो तो कंजर्व्ड रहेंगे ही रहेंगे। तो अगर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे
मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करेंगे तो देखो टक्कर से पहले है ना, बिफोर कोलिजन, इसके पास कितना मोमेंटम है m1 u1, इसके पास कितना मोमेंटम है m2 u2। टक्कर के बाद क्या हो गया बेटा, दोनों एक ही साथ मिल गए तो कॉमन बॉडी बन गया जिसका मास क्या हो गया m1 प्लस m2 और उसकी वेलोसिटी क्या है v। तो फ्रॉम हियर है ना, इससे आपको क्या मिल जा रहा है, देयरफॉर v इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटे m1 u1 प्लस m2 u2 बाय m1 प्लस m2। दिस इज द कॉमन वेलोसिटी है ना, जिसके साथ वो चलेगा। ठीक है, जिसके साथ वो चलेगा। आगे बात समझ में, तो ये इंपॉर्टेंट होता है इनइलास्टिक कोलिजन में। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में आपको कॉमन वेलोसिटी निकालने के लिए दिया रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके अलावा क्योंकि हमने इसमें पढ़ा कि इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। तो चेंज होगा तो हमको ये देखना पड़ेगा कि घटेगा कि बढ़ेगा, है ना, गेन करेगा कि लॉस करेगा। तो इसको भी देख लेते हैं कि इसमें इसके दौरान काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा या लॉस होगा। ठीक है, चलो तो बेटा अक्सर इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। कैसे पता चला सर आपको कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है? मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं कि पहले टक्कर के पहले कितनी एनर्जी थी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो गया बेटा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये टक्कर के पहले की कहानी है। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो गया बेटा, हाफ, दोनों एक हो गए m1 प्लस m2 और कॉमन वेलोसिटी हो गई v स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं ये मानूं कि इनिशियली ज्यादा था बाद में कम हो गया तो इसका मतलब लॉस हुआ। तो देयरफॉर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल। ठीक है, लॉस निकाल रहे हैं तो इनिशियल बड़ा होगा, फाइनल छोटा होगा। तो देयरफॉर डेल के ई है ना इक्वल टू क्या हो गया, इनिशियली क्या है आपके पास, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 और v की वैल्यू क्या है बेटा, इसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो m1 u1 प्लस m2 u2 बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल रहा है, डेल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, यहां से देखो बेटा तो एक m1 प्लस m2 यहां तो कट जाएगा सबसे पहले, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ, ये हो जाएगा बेटा m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, है ना, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो क्या कॉमन ले ले हम, हाफ को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हाफ को कॉमन ले लोगे तो यहां क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा m1 प्लस m2 इंटू m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2। समझा क्या? तो यहाँ क्या है बेटा, ये वाला चीज यहाँ पर ये क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2, अगर ना दिख रहा हो तो चलो इसको और एक्सपांड करना पड़ेगा अपने को। एक्सपांड करो तो हाफ, इसको क्या हो जाएगा बेटा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा m1 m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा m1 m2 u1 स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर।
ठीक है, माइनस इसको तोड़ो बेटा, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 u1 u2, ठीक है, ये हो गया। अपॉन में क्या है बच्चे हमारे पास m1 प्लस m2। तो देखो क्या क्या कट रहा है बेटे, m1 u1 स्क्वायर m1 u1 स्क्वायर, फिर क्या कट रहा है m2 u2 स्क्वायर और m2 u2 स्क्वायर, क्या बच जा रहा है हमारे पास m1 m2 u2 स्क्वायर m1 m2 u1 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या कॉमन हो जा रहा है आपके पास, और यहाँ देखो क्या है 2m1 m2 और u1 u2, तो हाफ, और इनमें से मैं कॉमन ले लूंगा m1 m2, तो यहाँ बचा बेटा u2 स्क्वायर, यहाँ बचा u1 स्क्वायर और यहाँ बचा माइनस 2u1 u2, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ऐसा हो रहा है। अब और क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो बेटे ये हो गया आपके पास हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना, और इधर ये देखो तो u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या, ये है ना, तो u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो रहा है आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखो ये जो टर्म आया है ना, ये पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया, तो ये तो पूरा मास है, मास तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, और u1 माइनस u2 है ना, ये माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, लेकिन उसका स्क्वायर टर्म होने के कारण वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हमने काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल जो किया था वो मेरा सही आया एजम्पशन, इसका मतलब लॉस ही होगा, ठीक है। तो यहां से क्लियर होता है कि एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, अंडरस्टूड, क्या हुआ है, एनर्जी का लॉस हुआ है। कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का, कितना हुआ है, तो इतना हुआ है। तो इन इलास्टिक कोलिजन से दो बातें पूछी जाती हैं आपसे, या तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कॉमन वेलोसिटी क्या होगा, किस वेलोसिटी से चलेगा, या दूसरी बात ये पूछा जाएगा कि आपको कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, दोनों फॉर्मूला बेस्ड, आप आसानी से कर सकते हैं, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये रही कहानी बेटा इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की, ओके, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की। एक एग्जांपल लेकर के देखेंगे। सी, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इसका भी मास मान लो m और इसकी वेलोसिटी है सपोज 4 मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी मास m है और इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है। तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, दूसरा कॉमन वेलोसिटी क्या होगा, और तीसरा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ठीक है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये तीन चीजें निकालना है। तो बेटा पहला पार्ट है ना, ये तो सीधा है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू क्या होती है, 0। बी के लिए हमारे पास क्या था बेटा, m1 u1 प्लस m2 u2 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो m1 इज m इंटू 4 m इंटू 2 अपॉन m प्लस m, तो ये हो गया बेटा 4m प्लस 2m 6m अपॉन 2m, तो ये हुआ 3। तो 3 मीटर पर सेकेंड से वो क्या होगा, कॉमन वेलोसिटी के साथ दोनों एक साथ साथ चलेंगे। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने क्या देखा,
हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है ना, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। लेट्स डू इट। हाफ m इंटू एम अपॉन m प्लस एम इंटू u1 माइनस u2, ठीक है, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हाफ इंटू एम अपॉन 2m इंटू 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो 2 2 4 और m कैंसिल हो गया, ठीक है, m और m कैंसिल हो गया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है m के बराबर, ठीक है। अगर मान लो मास की वैल्यू 10 kg होता तो ये कितना हो जाता लॉस ऑफ, तो 10 जूल का लॉस हो जाता, ठीक है, 10 जूल का लॉस हो जाता। अंडरस्टूड, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल। हाँ, अब भाई स्टार्टिंग से याद करो, जब हम लोगों ने कोलिजन पढ़ना शुरू किया तो हमने क्या बोला कि जो कोलिजन होता है वो दो प्रकार के होते हैं। अगर उसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेसिस पर देखो तो, ठीक है, याद है आपको लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। तो उसके बेसिस पर हमने दो कैटेगरी बनाई इसकी। एक को बोला भाई ये क्या बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन, और दूसरे को बोला बेटा हमने ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। तो अभी तक जो हमने किया वो क्या था, हेड ऑन कोलिजन था। अब हमें क्या करना है, ऑब्लिक कोलिजन समझना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्लिक कोलिजन। चलो स्टार्ट करते हैं ऑब्लिक कोलिजन। तो होता क्या है ऑब्लिक कोलिजन, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन है ना सेम ना हो तो उसको ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं, ठीक है। जब लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम ना हो तो उसको ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। जब सेम होता है तो उसको हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। तो इसमें जो लाइन ऑफ मोशन होता है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो फिर भी मैं दोबारा लिख दे रहा हूं यहां पर, इफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन आर डिफरेंट, ठीक है, इफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन आर डिफरेंट then it is called oblique collision, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे कि देख लो, मान लो एक बॉडी यूं है और एक बॉडी मान लो यूं है, ठीक है। ये सपोज इस तरफ चल रहा है ना, u1 स्पीड से, और ये जो है सपोज चल रहा है इधर u2 स्पीड से। तो टक्कर देखो किस सरफेस पर हुआ बेटा, मैंने आपको क्या बोला था, एक सरफेस होता है जो जब भी टकराएगी तो कोई तो एक पॉइंट होगा ना जो टच में आएगा, या कोई तो एक सरफेस होगा जो टच में आएगा, ठीक है। तो यहां पर दिख रहा है कि ये सरफेस टच में आ रहा है, ठीक है बेटा, दिस सरफेस इज इन कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो उस सरफेस पर क्या करना है आपको, एक कॉमन नॉर्मल डालना है। तो दिस इज द कॉमन नॉर्मल, है ना। ये ही क्या कहलाता है बेटा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहलाता है, ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अंडरस्टूड, है ना, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो देखो लाइन ऑफ इम्पैक्ट इधर है और मोशन का लाइन किधर है, इसका भी इधर है, इसका भी इधर है, कोई भी है ना इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, डिफरेंट है। तो ये वाला कोलिजन क्या कहलाएगा, ऑब्लिक कोलिजन कहलाएगा, ठीक है। तो मान लिया बेटे कि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ सपोज θ1 एंगल बना रहा है और ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ सपोज θ2 एंगल बना रहा है। अंडरस्टूड। तो बेसिकली होता क्या है बेटा, जो भी है ना, जब ये टक्कर होगी, ठीक है, जब ये टक्कर होगी, जब ये कोलिजन होगा, तो जो फोर्सेस लगेंगे, जो इंपल्स एग्जर्ट होगा, इंपल्स कहाँ लगेगा बॉडी पर, तो इंपल्स बॉडी पर इस लाइन के अलोंग लगेगा, इस लाइन को अलोंग नहीं लगेगा। ये वाला क्या चीज हो गया बेटा, ये टेंजेंट हो गया, ठीक है। इसको हम कॉमन टेंजेंट बोल सकते हैं, कॉमन टेंजेंट, ठीक है। ये कॉमन नॉर्मल लाइन ऑफ इम्पैक्ट बन जाता है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट को आप कॉमन नॉर्मल भी बोल सकते हो, कॉमन नॉर्मल,
ठीक है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो कॉमन नॉर्मल बन जाता है और ये आपका क्या है, कॉमन टेंजेंट है, जो कोलाइडिंग सरफेस को पर दोनों पर क्या है, टेंजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल। तो बेटे जो भी कोलिजन के जो भी अभी तक आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ठीक है, हेड ऑन में जो कुछ भी पढ़ा, वो सारे चीज लागू होंगे, सारे रूल्स, सारे फॉर्मूले लागू होंगे, लेकिन कहाँ, लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर। जो कॉमन टेंजेंट के अलोंग है उधर कोई फोर्स नहीं लगता, उधर कोई इंपल्स नहीं लगता, समझा क्या। तो अगर इस डायरेक्शन में कोई इंपल्स नहीं लगता तो इधर में कोई चेंज नहीं होगा, इधर के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, क्लियर है। तो जो भी चेंजेस होंगे बेटा वो इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही होगा। तो आपको जो सारा कुछ करना है, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, वो सब कहाँ लगाना है बेटा, यहां पर लगाना है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर। ठीक है, दैट मीन्स कि मोमेंटम का जो कंजर्वेशन लगाना है वो कहां लगाना है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर। अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन along लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या मतलब हुआ, ये जो मैंने बातें लिखी इसका क्या मतलब हुआ, समझो। तो जैसे देखो बेटा u1 है इसका, है ना, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा बेटा, जो फर्स्ट बॉडी है उसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग क्या आएगा, u1 cos थीटा 1, ठीक है, u1 cos थीटा 1, और एक कंपोनेंट इधर आएगा u1 sin थीटा 1, ठीक है। सिमिलरली इसका देखो एक कंपोनेंट आएगा इधर u2 cos थीटा 2, और एक कंपोनेंट इधर आएगा u2 sin थीटा 2, है ना, इस तरीके से। तो आप देखो बेटा कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या है, u1 cos थीटा 1, और इसका कंपोनेंट क्या है, u2 cos थीटा 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस लाइन के अलोंग ये करना है, मान लो। अच्छा, और मैंने क्या बोला बेटा, कॉमन टेंजेंट के अलोंग जो चीजें होती वो नहीं बदलती। तो देखो कॉमन टेंजेंट के अलोंग इसकी कंपोनेंट क्या है, u1 sin थीटा 1, और इसकी कंपोनेंट क्या है, u2 sin थीटा 2। दैट मींस कि ये नहीं चेंज होने वाला, ये नहीं चेंज होने वाला। तो ये जो टक्कर के बाद होगा, ठीक है, टक्कर के बाद मान लो ये जो है ऐसा हो जाता है, ठीक है, टक्कर के बाद क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो बेटे इसका जो ये वाला कंपोनेंट रहेगा वो पहले जो था वही रहेगा, क्योंकि ये कॉमन टेंजेंट के अलाउंग है, ठीक है। तो ये अब भी क्या रहेगा बेटा, u1 sin थीटा 1 रहेगा। सिमिलरली इसका भी ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी u2 sin थीटा 2 रहेगा, ठीक है, क्लियर है। इधर का जो कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो था वो बदल जाएगा, ठीक है, जैसा पहले होता था, ठीक है। तो ये अब सपोज इसका क्या हो गया, v1 हो गया, और ये इसका सपोज क्या हो गया, v2 हो गया, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट इसका v1 हो गया और ये v2 हो गया। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग पहले इसका मोमेंटम कितना था बेटा, तो पहले इसका मोमेंटम था m1 u1 cos थीटा 1, इस वाले का। सिमिलरली इस वाले का क्या था बेटा, m2 u2 cos थीटा 2। ये मोमेंटम का टोटल मोमेंटम था अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन इतना था। आफ्टर कोलिजन देखो ये स्थिति है, तो आफ्टर कोलिजन देखो इस तरफ वेलोसिटी क्या है, v1 है, तो ये m1 v1 हो गया प्लस m2 v2। तो ये एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन से, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन से एक ये मिल गया। सेकेंड थिंग जो आपको करना है, तो हमने पढ़ा था बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। काय से शो करते हैं इसको, e से। तो ये जो e की वैल्यू है वो क्या हुआ करता था बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज u1 माइनस u2, है ना, ये हुआ करता था। तो इसमें ये जो भी वेलोसिटीज आपको लेनी है, ठीक है, ये जो भी वेलोसिटीज लेनी है सबके सब कहां होनी चाहिए, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट होनी चाहिए, ठीक है, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट होनी चाहिए। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, हाँ ठीक है, ये अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही लिया है मैंने, तो v2 माइनस v1 ये वही रहेगा, v2 माइनस v1 अपॉन, ठीक है, u1 देखो क्या है बेटा, तो u1
अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, u1 cos थीटा 1, ठीक है। तो u1 cos थीटा 1 माइनस, है ना, इसके अलोंग इसका कंपोनेंट क्या है बेटा, u2 cos थीटा 2, तो u2 cos थीटा 2, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, E इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2, ठीक है। तो फ्रॉम हियर आपको क्या मिल जाएगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू e टाइम्स u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2, ठीक है। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो हमें कभी भी कोलिजन में यही दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, हमेशा। कौन कौन सी चीजें, एक मोमेंटम कंजर्वेशन से जो मिलता है और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से जो मिलता है। तो ये दो इक्वेशंस जो हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं बेटा, v1 और v2 फाइंड कर सकते हैं, है ना। दो इक्वेशन है आपके पास बेटा और दो अननोन है, ठीक है। इसको आप आसानी से सिंप्लीफाई कर लोगे, आपको v1 निकल आएगा, आपको v2 निकल आएगा। जब आपको v1, अच्छा, अब इसमें भी क्या हो सकता है, इसमें भी आपको जो e की वैल्यू 0 हो सकती है, e की वैल्यू 1 हो सकती है और e की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो सकती है। सारी पॉसिबिलिटीज ओपन है ना। आपका परफेक्टली इलास्टिक भी हो सकता है, तो आपका अगर आपको परफेक्टली इलास्टिक बोलेगा तो e इक्वल्स टू 1 ले लेना है, परफेक्टली इन इलास्टिक बोलेगा तो आपको e इक्वल्स टू 0 ले लेना है, और अगर सर्टेन e दिया हुआ है तो आपको वो e रख लेना है बेटा, ठीक है। तो इससे आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर v1 और v2 मिल जाएगा। तो v1 और v2 मिल गया बेटा, तो आपको टक्कर के बाद इसका ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट मिल गया, इसका भी ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट मिल गया। मतलब अब इन दोनों कंपोनेंट क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आप चाहो तो इसकी नेट वेलोसिटी निकाल सकते हो, आप चाहो तो इसकी भी नेट वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये है बेटा फंडा ऑब्लिक कोलिजन का, अंडरस्टूड। ये फंडा है आपका ऑब्लिक कोलिजन का। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, एक कॉमन टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट के अलोंग वाली जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होती। आपकी जो वेलोसिटी चेंज होती है वो कहाँ होती है, अलोंग दी कॉमन नॉर्मल यानी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग चेंज होती है, ठीक है। जो भी आपने रूल्स पढ़ा है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है तो कहाँ लगाना है, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगाना है। व्हाट डज दैट मीन, कि आपको जो भी वेलोसिटीज वगैरह लेनी है वो सब उसके अलोंग वाली लेनी है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में जो भी आपने फॉर्मूले पढ़े थे उसमें सारे वेलोसिटी कंपोनेंट कौन से लेने हैं, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लेना है। क्यों ऐसा, क्योंकि हमें जो अलोंग दी कॉमन टेंजेंट है वो तो बदलता ही नहीं, उसको तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं, वो तो पहले से निकला हुआ है, वो मुझे पहले से पता है, ठीक है। तो उसका हमें टेंशन है नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यूज निकालनी है, ये निकली तो फिर हो गया, इसका वेलोसिटी पता चल गया, इसका वेलोसिटी पता चल गया, ठीक है। तो दिस इज ऑब्लिक कोलिजन, अंडरस्टूड। एक आध एग्जांपल लेंगे। एक एग्जांपल लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो एग्जाम्पल, ये मान लो चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और ये चल रहा है सपोज 20 मीटर पर, नहीं सॉरी, फिर तो टकराएगा ही नहीं, 20 मीटर पर सेकेंड और ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है। इसका मास मान लिया मैंने, इसका मास मान लिया m और इसका मास मान लिया मैंने 2m,
आगे बात समझ में, एक का मास मैंने m मान लिया, एक का मास 2m मान लिया, तो इसका कॉमन नॉर्मल क्या हो जाएगा बेटा? तो कॉमन नॉर्मल यानी लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो गया। सपोज ये एंगल कितनी है, 37 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल कितना है, 37 डिग्री। ये भी मान लो क्या है, 37 डिग्री है, ठीक है। ये भी 37 डिग्री है। इनके बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। तो बेटा आपको समझ में आ गया, जब मैंने परफेक्टली इलास्टिक बोला तो E इक्वल्स टू आपको क्या ले लेना है, 1 ले लेना है। आपको क्या पता करना है बेटा, फाइनल वेलोसिटीज, फाइनल वेलोसिटीज, टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटीज क्या हो जाएगी वो हमें निकालना है। तो मैंने क्या बोला बेटा, सबसे पहले आप क्या करो, इसके कंपोनेंट तोड़ लो, है ना। तो बताओ 20 का इधर क्या आ जाएगा बेटा, इस तरफ वाला कंपोनेंट हो जाएगा 20 cos 37। cos 37 कितना हो जाता है बेटा, 4/5 हो जाता है। तो 4/5 तो कितना हो गया, 16 हो गया बेटा। तो ये हो गया 16। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 20 sin 37, sin 37 क्या होता है बेटा, 3/5, तो 4 तिया 12, ये वाला कंपोनेंट 12 हो गया। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा बेटा, 10 इंटू 4/5 यानी ये हो गया आपका 8, और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, 6। तो देखो ये वाला कंपोनेंट तो हमको पता चल गया बेटा, टक्कर के बाद भी यही रहने वाला है, अलोंग द कॉमन टेंजेंट क्या रहता है, वो तो सेम ही रहता है। तो इस वाले का ये हो गया 12, और दूसरे वाले का ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, 6। आगे बात समझ में बेटे। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, ये अगर 37 डिग्री है तो ये कितना होगा, 53 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या है, 53 डिग्री पर है। सिमिलरली ये भी क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री पर है। अब ये वाला जो कंपोनेंट है इधर, मान लिया ये क्या है, V1, और ये इधर वाला क्या है, V2, ठीक है, V1 और V2। तो कैसे करना है बेटा, तो सबसे एक चीज क्या लगाना है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। कहाँ लगाना है, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो देखो बेटा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, टक्कर से पहले इसका कितना था, मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर रहे हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर रहे हैं। तो इसके अलोंग कितना है बेटा, मास है इसका m, और स्पीड है इस तरफ 16, प्लस इसका मास कितना है 2m, और स्पीड है इसका 8, ठीक है। तो ये हो गया बेटा बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन m, ये इसका मास कितना है बेटा, m, और इसका 2m, तो m इंटू V1 प्लस 2m इंटू V2, ऐसा हो गया। तो क्या कट रहा है बेटे, m m m m कैंसिल हो गया, तो 16 और 16 32 हो गया। तो V1 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 32, है ना। ये एक इक्वेशन आ गया। आगे कहानी समझ में आपको, एक इक्वेशन आ गया। दूसरा मैंने क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो E इक्वल्स टू क्या होता था, तो V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 अपॉन, ठीक है। इधर देखो ये U1 है और ये U2 है, तो U1 माइनस U2, 16 माइनस 8 कितना हुआ बेटा, 8 हो गया। E की वैल्यू आपके पास कितना लेना है आपको, 1, है ना। तो 1 बराबर V2, 1 बराबर V2 माइनस V1 बाय 8, ठीक है, V2 माइनस V1 बाय 8। आ रही बात समझ में आपको। तो बेटे देखो यहां से आपको क्या मिल गया, V2 माइनस V1 इक्वल्स टू 8। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो आपके पास दो इक्वेशन हो गए बेटा, 1 और 2, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। तो देखो क्या हो रहा है, V1 प्लस 2V2 इज इक्वल्स टू 32, और V2 माइनस V1 इक्वल्स टू 8। अगर आप इसको ऐड कर लो बेटा तो क्या कट जा रहा है, देखो V1 और V1 कट जा रहा है। ये क्या हो रहा है, 3V2 इज इक्वल्स टू 32 और 8 40। तो V2 इक्वल्स टू क्या हो रहा है बेटा, 40/3। सो दिस स्पीड इज 40/3, है ना। दिस स्पीड इज 40/3, अंडरस्टूड। सिमिलरली
आप किसी भी एक इक्वेशन में, इस इक्वेशन में रख लो v2 की वैल्यू, आपको v1 मिल जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, v2 माइनस 8, v1 इक्वल्स टू v2 माइनस 8। तो v2 आपके पास है 40/3 और v1 आपके पास है, सॉरी 40/3 माइनस 8 ना, तो 8 या 24, 40 माइनस 24/3, तो कितना बचा बेटा 16/3। तो दिस इज 16/3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो इसके एक कंपोनेंट 12 हो गया, एक कंपोनेंट 16/3 हो गया, है ना, एक कंपोनेंट इसका 6 हो गया, एक कंपोनेंट इसका 40/3 हो गया। अगर इसका आपको नेट स्पीड पूछता है बेटा, तो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 16/3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से इसका करना है, तो 6 का स्क्वायर और 40/3 का स्क्वायर रूट कर लोगे, आपको नेट स्पीड मिल जाएगा बेटा, है ना। वेक्टर फॉर्म में रखना है, वेक्टर फॉर्म में रखो, जैसे रखना है वैसे रखो, ठीक है, जैसा भी ऑप्शन दिया रहेगा। तो दिस इज द वे टू सॉल्व दी ऑब्लिक कोलिजन, अंडरस्टूड। ये है ऑब्लिक कोलिजन को सॉल्व करने का तरीका। इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा इसको प्रैक्टिस करो। तो इस प्रकार से बेटा कोलिजन वाला जो पार्ट था वो फिनिश होता है, ठीक है, कोलिजन वाला पार्ट फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉकेट प्रोपल्सन, ठीक है। रॉकेट प्रोपल्सन, जो रॉकेट काम करता है, रॉकेट उड़ता है, वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेटे रॉकेट प्रोपल्सन के बारे में ऐसा जनरली कहा जाता है कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है, ठीक है। किस पे काम करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है। बट ऐसा नहीं है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं बल्कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर काम करता है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट प्रोपल्सन, तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग जो इसका है वो है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। This is the principle of working of rocket propulsion. Rocket propulsion कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर काम करता है। रॉकेट प्रोपल्सन का जो केस है ये एक वेरिएबल मास का भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वेरिएबल मास प्रॉब्लम, वेरिएबल मास प्रॉब्लम। जनरली अभी तक जो हमने चीजें सॉल्व की उसमें मास क्या रहता था, थ्रू आउट दी प्रॉब्लम सेम रहता था, बट यहां पर थ्रू आउट दी प्रॉब्लम मास सेम नहीं रहेगा, मास क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है, मास चेंज होता रहेगा, इसलिए इसको अपन वेरिएबल मास प्रॉब्लम भी कहते हैं, अंडरस्टूड। क्या होता है वेरिएबल मास प्रॉब्लम और क्या है रॉकेट प्रोपल्सन का मेन फंडा, उसको समझो। तो मान लो बेटा एक रॉकेट है, तो बेटे जब भी रॉकेट जाती है तो उसका खुद के बॉडी से भी ज्यादा पार्ट वजन का उसके अंदर भरा फ्यूल होता है, बहुत सारा हमें उसके अंदर फ्यूल डालना होता है, ठीक है। तो जब वो उड़ने को है तो वो उसका जो वजन है ना, उसका जो टोटल मास है वो क्या इंक्लूड करता है, एक तो रॉकेट की बॉडी प्लस दूसरी उसके अंदर जो हमने फ्यूल भरा है, ठीक है। फ्यूल इतना ज्यादा होता है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा फ्यूल होता है, ठीक है। तो मान लो टोटल मास जो है इसका, मैं बात कर रहा हूं t इक्वल टू 0 पर की, तो उस समय इसका मास क्या है, m0 है, ठीक है, और उस समय इसका स्पीड जो है मान लो वो क्या था, u0 है, ठीक है, इनिशियल स्पीड क्या है, u0 है, अंडरस्टूड। इससे होता क्या है बेटा, कैसे काम करता है, तो जो फ्यूल होता है वो कांस्टेंट रेट से
कांस्टेंट रेट पर वो निकलता है ना, बर्न होकर के पीछे की ओर से तेजी से एक स्पीड के साथ निकलता है, ठीक है, इस प्रकार से। ओके, इस तरीके से बहुत तेजी से जो फ्यूल है वो बर्न होकर के निकलता है। तो जो फ्यूल बर्न होकर के निकलता है और फ्यूल के जो जलने की है ना, कंबशन होने की जो रेट है वो फिक्स रहती है। तो मान लो हम उस कंबशन रेट को क्या बोलते हैं, dm/dt। इसको क्या कहते हैं, फ्यूल कंबशन रेट, अंडरस्टूड। इसको कहते हैं हम लोग फ्यूल कंबशन रेट। ओके, चलो, तो ये dm/dt रेट से जो है आपका फ्यूल कंबशन हो रहा है। तो बेटा हर dt टाइम के बाद dm मास क्या हो जाएगा, जल गया, निकल गया। तो जो बॉडी का मास है वो क्या हो रहा है, dm हर dt टाइम बाद क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका जो रॉकेट का मास है वो घटता चला जाता है कि नहीं। जब पूरी फ्यूल जल जाएगी तो उस समय जो रॉकेट है वो पूरा क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो खाली होते होते जब मैं किसी टाइम t की बात करूंगा, ठीक है, t इक्वल्स टू t पर, अब क्या ये m0 रहेगा, नहीं, m0 नहीं रहेगा। उसमें से क्या हुआ होगा बेटा, m0 में से कितना जल निकल चुका होगा, dm/dt पर सेकेंड। तो t टाइम में क्या हो जाएगा बेटा, इंटू t हो जाएगा। तो dm/dt इंटू t, है ना, इतना रह जाएगा। तो मान लो ये कितना है, अभी m है। तो कभी भी आपको ये बोला जाए कि इनिशियली मास m0 है, समथिंग गिवन रहेगा, और बोला जाए कि t टाइम बाद की बात, तो उस समय तक आपके पास कितना मास बचेगा, आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लोगे। अब चूंकि बेटा यहाँ पर ये इसका मास घट गया है, मास घट गया है, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सपोज अभी वेलोसिटी क्या हो गई है, इसकी v हो गई। अच्छा, आप बोलोगे कि कैसे वेलोसिटी, मास के घटने से वेलोसिटी कैसे बढ़ जाएगा सर। तो जनरली क्या होता है, इसमें रॉकेट के केस में एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा होता है। वो क्यों फोर्स लग रहा होता है आगे देखेंगे, थ्रस्ट फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। तो एक कांस्टेंट फोर्स इस रॉकेट पर लग रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। तो बेटा आपको पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, फोर्स अपॉन मास। अगर फोर्स कांस्टेंट है, जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि फोर्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब अगर मास घटता चला जाए बेटा, मास डिक्रीज होता चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा बेटा तो वेलोसिटी और तेजी से, एक्सेलरेशन बढ़ना मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी और तेजी से चेंज करेगा। आ रही बात समझ में। तो ये वेलोसिटी बहुत तेजी से चेंज करता है और इंक्रीज करता है, ठीक है। तो वेलोसिटी इंक्रीज करता है, मास घटता जाता है, एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है, वेलोसिटी बढ़ता जाता है। फाइनली जिस समय तक आपका पूरा फ्यूल कंबशन होगा, उस टाइम तक आपका जो रॉकेट है बहुत हाई वेलोसिटी गेन कर चुका होगा। आ गई कहानी समझ में आपको, ठीक है। तो इस समय तक मान लो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। अब मैं अगला सेकंड, अगले पल का अगर एक केस पकड़ता हूं, अगले पल का एक केस पकड़ता हूं, t बराबर t प्लस dt का, मतलब dt समय बाद, आफ्टर dt टाइम। तो क्या हो चुका होगा बेटा इस दौरान, है ना, जैसा कि आप देख रहे हो कि फ्यूल जो है वो dm/dt रेट से कंबशन हो रहा है, तो dt टाइम में कितना मास निकल गया होगा, तो dt टाइम में dm मास निकला होगा। तो dm मास क्या हुआ बेटा, ऐसा निकल गया। आगे बात समझ में, dm मास ऐसे निकल गया। जो ये मास बाहर निकलता है बेटा, ठीक है, बाहर निकलता है, अगर ये मान लो कि वो रिलेटिव टू द रॉकेट, रॉकेट के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड क्या है बेटा, vr है। इसको कहते हैं बेटा एग्जॉस्ट स्पीड, एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैस, ठीक है। फ्यूल होकर के गैस जो है पीछे से निकलता है, इसको एग्जॉस्ट स्पीड कहते हैं। ये रिलेटिव टू क्या है, रॉकेट है, या फिर इसको आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट ये है, अंडरस्टूड। फिर तब तक क्या हुआ होगा बेटा, ये जो वेलोसिटी है, मैंने क्या बोला आपको, हर पल बढ़ता रहता है। तो मान लो इस समय तक क्या बढ़ गया होगा, dv बढ़ गया।
वेलोसिटी क्या हो गया, dv बढ़ गया। और ये मास क्या होता रहता है, घटता रहता है। तो यहां तक मास आपका m था बेटा, है ना, और dm निकल गया, तो m माइनस क्या हो गया बेटा, dm हो गया। क्लियर है मेरी बात? तो m माइनस dm। तो यहां तक की कहानी हमें समझ में आई। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को क्या करना है, तो बेटा एक चीज बताओ सबसे पहले कि यहां पर चूंकि मैंने क्या लिखा है, VR क्या है, एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैस है, तो VR इक्वल्स टू क्या है बेटा, एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैस, यानी वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट है ना बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। अंडरस्टूड? ठीक है। तो देयरफॉर अगर मैं नीचे के डायरेक्शन को ऊपर के डायरेक्शन को प्लस पकड़ता हूं, ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन को अगर प्लस पकड़ता हूं, ऊपर के डायरेक्शन को प्लस पकड़ता हूं, तो VR इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर के डायरेक्शन को प्लस पकड़ा तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैस, गैस नीचे आ रहा है, माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट हमने क्या लिया है, v लिया है, तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा, v। तो देयरफॉर v रिलेटिव कितना हो रहा है, माइनस v प्लस v गैस, ठीक है, v रिलेटिव क्या है, माइनस v प्लस v गैस। सॉरी, हमें निकालना वेलोसिटी ऑफ गैस है ना, क्या कर रहा हूं मैं, वी आर इक्वल्स टू माइनस वी गैस और माइनस वी, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेटा, हाँ सही कर रहे हैं। तो वी आर इक्वल्स टू माइनस वी गैस प्लस वी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इस चीज को भी हमने यहां पर मैं लिख देता हूं, वी आर इक्वल्स टू क्या हो रहा है, माइनस वी प्लस वी गैस, ठीक है। इसको यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं, नोट करना है आपको, आपको पूरा नोट करना है। चलो इसके बाद आपको जैसा कि यहां पर कह दिया गया है कि जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो क्या है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चलो ये जो दो सिचुएशन है, ठीक है, ये जो दो थोड़े समय पहले थोड़े समय बाद, कभी भी मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाते हो, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, है ना। तो कोलिजन थोड़ी घंटों भर के लिए होता है, थोड़े सेकंड के लिए होता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन ही होता है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन पहले, शॉर्ट ड्यूरेशन बाद। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू कोलिजन से बिफोर, कोलिजन के आफ्टर वाला, ठीक है। तो जब हम इन दोनों सिचुएशन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर मास m है, वेलोसिटी v है, तो m इंटू वी हो जाएगा। तो इसके पहले m इंटू वी है, इसके बाद का सिचुएशन देखो, मास कितना है बेटा, m माइनस डी एम, m माइनस डी एम, ठीक है, m माइनस डी एम। तो और स्पीड कितना है, v प्लस डी वी, v प्लस डी वी, और दूसरा पार्ट क्या है, dm, है ना, और डाउनवर्ड डायरेक्शन है, माइनस लेना पड़ेगा। और इसकी स्पीड कितनी है बेटा, इसकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस, है ना, इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा, एम वी इक्वल्स टू एम वी प्लस एम डी वी माइनस वी डी एम माइनस वी गैस डी एम, ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो देखो ये एम भी और ये एम भी कैंसिल हो जाएगा बेटे, ये बचेगा 0, इधर बचेगा एम डी वी, और इधर डी एम क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो माइनस वी प्लस वी गैस इंटू डी एम, ऐसा बच रहा है। क्लियर है? अब यहां से देखो बेटा,
माइनस वी प्लस वी गैस क्या है, वी रिलेटिव। तो ये जो होल टर्म है माइनस वी प्लस वी गैस, उसके बदले हम क्या रख सकते हैं, वी आर रख सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जा रहा है, 0 इक्वल टू एम डी वी, है ना, प्लस वी आर इंटू डीएम, वी आर इंटू डीएम, ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसलिए इसको कर सकता हूं एम डी वी इक्वल्स टू माइनस वी आर डी एम लिख सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आया। ठीक है, कि एम डी वी इक्वल्स टू क्या है, माइनस वी आर डी एम। वॉट इज डी वी, डी वी इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। यहां से यहां के बीच में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, डीवी चेंज हुआ रॉकेट की वेलोसिटी। व्हाट इज डीएम, डीएम क्या था बेटा, जितना फ्यूल बर्न हुआ, और टाइम ड्यूरेशन इसके बीच में हमने कितना लिया था, टी से टी प्लस डी टी, तो टाइम ड्यूरेशन हमारा डी टी हुआ। तो डी टी टाइम में कितना स्पीड बढ़ गया भाई, तो डी, कितना फ्यूल बर्न हो गया भाई, तो डीएम। तो बेटे अगर मैं इस इधर दोनों साइड dt से ये कर दूं तो क्या आएगा बताओ, सी दिस, तो m dv बाई dt और इधर dm बाई dt, है ना, ऐसा। तो बताओ व्हाट इज dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये चीज क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है। सो दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस वी आर, वी आर क्या है बेटा, रिलेटिव स्पीड है या एग्जॉस्ट स्पीड है, तो ये कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इनटू डीएम बाई डीटी क्या है, रेट ऑफ फ्यूल कंबशन, है ना, रेट ऑफ फ्यूल कंबशन है, डीएम बाई डीटी कंबशन रेट, फ्यूल कंबशन रेट है। तो ये वाला जो फोर्स है ना बेटा, है ये वाला जो फोर्स है, इसको थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। थ्रस्ट कितना आया, माइनस वी आर इंटू डीएम बाई डी टी। ठीक है, माइनस वी आर डीएम बाई डी टी, थ्रस्ट फोर्स। तो यहां पर जो निगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो गैस के वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, गैस का रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, तो गैस किधर जा रही है बेटा, डाउनवर्ड जा रही है, तो फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड लगेगा। यानी हमेशा गैस के निकलने के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा। ठीक है, दिस फोर्स विल एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एग्जॉस्ट गैस। ठीक है, ये शो कर रहा है। तो ये भी मैं लिख दे रहा हूं, नेगेटिव साइन indicates that thrust force acts, ठीक है बेटा, thrust force acts opposite to the exhaust gas। ठीक है, एग्जॉस्ट गैस के अपोजिट में लगता है। ये बात समझ में आ गई। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं थ्रस्ट फोर्स की, तो वो कितना हुआ बेटा, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो हो गया भाई वी आर इंटू डीएम बाय डी। ठीक है, तो मॉड ऑफ एफ थ्रस्ट जो हुआ वो क्या हुआ, वी आर इंटू डीएम बाय डी टी। दैट इज वी आर क्या है बेटा, एग्जॉस्ट स्पीड, और डीएम बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ फ्यूल कंबशन, रेट ऑफ फ्यूल कंबशन। तो इसका मतलब जो थ्रस्ट होता है वो इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ एग्जॉस्ट स्पीड एंड रेट ऑफ फ्यूल कंबशन। ठीक है, रेट ऑफ फ्यूल कंबशन और एग्जॉस्ट स्पीड के प्रोडक्ट के बराबर होता है आपका थ्रस्ट। थ्रस्ट किधर लगता है, गैस के एग्जॉस्ट के अपोजिट में, गैस के एग्जॉस्ट के अपोजिट में। तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो रॉकेट पर क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, और जैसा कि मैंने बोला कि एग्जॉस्ट स्पीड भी हमेशा कांस्टेंट रहता है और रेट ऑफ फ्यूल कंबशन भी हमेशा कांस्टेंट रहता है। दैट मींस कि ये एक कांस्टेंट फोर्स उस रॉकेट पर लगता रहेगा।
ठीक है, लेकिन फोर्स तो कांस्टेंट लग रहा है, लेकिन मास घटता चला जा रहा है, मास घटता चला जा रहा है तो वेरिएबल मास हो गया बेटा, और इस मास घटने के कारण उसका एक्सेलरेशन और बढ़ता चला जाता है। एक्सेलरेशन और बढ़ने से उसकी वेलोसिटी और ज्यादा तेजी से चेंज होती है, और ज्यादा है ना रेट से इंक्रीज करता है, और बहुत तेजी से वो स्पीड पकड़ लेता है। अंडरस्टूड? तो ये सारी कहानी यहां पर हो रही है। ठीक है बेटा, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां पर मिली। अब बेटा एक और चीज है कि यहां पर जो रॉकेट है, आप बोलोगे सर इसमें आपने ग्रेविटी तो लिया नहीं है ना, ग्रेविटी तो लिया नहीं, तो बेटे यहां पर ग्रेविटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि रॉकेट जो है आपके स्पेस में भी जाती है, स्पेस में जाएगी तो ग्रेविटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो अगर जहां ग्रेविटी नहीं है तो वहां के लिए ये सुटेबल है, लेकिन ग्रेविटी जहां है वहां पर क्या होगा बेटा? ग्रेविटी अगर कंसीडर करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, एक तो थ्रस्ट लग रहा है ऊपर, उसको कोई काट नहीं सकता है ना, एक थ्रस्ट लग रहा है ऊपर, एफ थ्रस्ट, और नीचे क्या लग रहा है बेटा? वेट लग रहा है। अंडरस्टूड? नीचे क्या लग रहा है? वेट लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या हुआ बेटा? एफ नेट इक्वल्स टू हो गया एफ थ्रस्ट माइनस वेट। हाँ, तो नेट फोर्स क्या होता है बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन। थ्रस्ट आपने देखा क्या था बेटा? माइनस वी आर डी एम बाई डी टी माइनस W। ठीक है, यानी m इंटू जी माइनस m इंटू जी, ऐसा हो गया। तो बेटे अब देखो आप, अगर मैं मास को इधर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस वी आर बाई एम डी एम बाई डी टी, और यहां पर से m कट जाएगा तो बचा g। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? dv बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस वी आर बाई एम डी एम बाई डी टी माइनस जी। डी टी को इधर ले जाता हूं तो हो जाएगा dv इक्वल्स टू माइनस वी आर बाई एम डी एम और माइनस जी डी टी, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब अपन इसको क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बेटा? u नॉट थी, u थी। इनिशियल वेलोसिटी अक्सर अपन क्या लेते हैं? u लेते हैं, और t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी सपोज क्या हो जाती है? v हो जाती है। ठीक है, इनिशियली आपके पास मास रॉकेट का क्या था बेटा? m नॉट था, और t टाइम बाद उसकी मास हमने क्या देखा था? m हो जाता है ना। टाइम हम कहां से कहां ले रहे हैं? 0 से t ले रहे हैं। आप इसको इंटीग्रेट कर लो बेटा। ठीक है, अब जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा? v माइनस यू हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा? माइनस वी आर इंटीग्रेशन डी एम बाय एम, और इधर हो जा रहा है माइनस जी टी। ठीक है, ये डी एम बाई एम 1 बाई एक्स वाला फॉर्म है बेटा। 1 बाई एक्स का क्या हो जाता था? लॉग एक्स हो जाता था, ln x हो जाता था, वही वाला फॉर्मेट है। तो माइनस वी आर है ना, ये क्या हो जाए? लिमिट क्या है? m नॉट से m, तो ये हो जाएगा ln m, लिमिट इज m नॉट टू m माइनस जी टी v माइनस u। ओके, तो बेटा देयरफॉर v इक्वल टू क्या हो जाएगा? u माइनस, है ना, ये u इधर चला जाएगा, वी आर ln, पहले अपर लिमिट रखोगे बेटा तो ln m हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखोगे m नॉट हो जाएगा। ठीक है, माइनस इधर क्या हो गया? gt। अब अगर इस माइनस को अंदर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा बेटा? ये प्लस हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, माइनस gt। आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके इसको क्या लिख सकते हो बेटा? ln m नॉट बाय m। ठीक है, ln m नॉट बाय m माइनस gt। सो दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर t टाइम।
ठीक है। अगर आप ग्रेविटी कंसीडर कर रहे हो और टी टाइम बाद आप देखना चाहते हो कि आपके रॉकेट की स्पीड क्या हो जाएगी, तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो ये एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, एक फॉर्मूला थ्रस्ट का मिला और एक वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला। ये क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है। दिस इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ये क्या है बेटा, एग्जॉस्ट स्पीड है। एग्जॉस्ट स्पीड है जो कि कांस्टेंट रहता है। और एम नॉट इनिशियल मास है। एम नॉट इनिशियल मास, इनिशियल मास। और ये कौन सा मास है बेटा, है ना, उस समय का मास जिस समय आप देख रहे हो, मास एट टाइम टी, है ना। कैसे निकालते हैं वो भी दिखाया हुआ है, बाकी चीजें आप समझ ही रहे हो। ठीक है, तो इससे आपको किसी भी समय पर उस रॉकेट की स्पीड क्या हो जाएगी, आप वो चीज निकाल सकते हो, है ना। अगर हम ये मान के चलते बेटा, अगर हम ये मान के चले कि इनिशियल स्पीड, इनिशियली जो है रॉकेट रेस्ट में था, मतलब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इनिशियली अगर रॉकेट रेस्ट में था तो जो ये u है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, if initially rocket was at rest तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तब फिर आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v रिलेटिव ln m नॉट बाय m माइनस जी टी। ठीक है, ये हो गया। और अगर आपने ग्रेविटी को इग्नोर कर दिया, इफ ग्रेविटी फ्री स्पेस हुआ, ठीक है बेटा, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस हुआ तो फिर g भी 0 हो जाएगा। तब फिर v क्या बचेगा, v रिलेटिव ln m नॉट बाय m ओनली। ठीक है, तो जैसा सिचुएशन रहेगा आप वैसा अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसा आपके पास सिचुएशन रहेगा आप वैसा अप्लाई करेंगे। अंडरस्टूड बच्चों। तो फिर आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं। तो ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट था, सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कंजर्वेशन वाला पार्ट था, वो फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग बेटे रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।